नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जुलाई 2022 रात्रि 10:49 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और 12 जुलाई को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के कर्क राशि में गोचर करते ही सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होता है। यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है और देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम का योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। हालांकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध पिता पुत्र में, बॉस से, सीनियर से मतभेद कराने वाला होगा, लेकिन कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व हैं, तो कर्क राशि में गोचर करने पर सूर्य के अंदर की अग्नि शांत होगी, यानी आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ राशियों को अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा और कुछ को हानि भी हो सकती है। तो सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली में समसप्तक दृष्टि संबंध तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों, अर्थात एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों या फिर ये दृष्टि संबंध केंद्र या त्रिकोण के भाव में बने, लेकिन यही दृष्टि संबंध अशुभ फल देने वाला बन जाता है अगर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर ये जो संबंध है ये सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद बनता है और स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य और शनि की युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि और सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। किस तरह से ये दृष्टि संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुँचा देता है, आप ये बात समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, ऊष्मा, प्रकाश। सूर्य हैं शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक हैं। दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। और जब शनि सूर्य का संबंध बनता है तो यह राजयोग कारक बन जाता है, सरकारी नौकरी का कारक बनता है, उच्च पद का कारक बनता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सभी क्षेत्रों में उच्च पद धारण करता है। और ऐसा जातक ना तो कोई सरकारी लाभ ले पाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, और ना ही किसी सरकारी का योजना का लाभ ले पाता है, जब तक कि उसकी कुंडली में शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध ना बने। जो भी जातक गवर्नमेंट में सरकार से, शासन प्रशासन से या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। तो अब आपने सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। किसी भी जातक के कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश का विचार किया जाता है, और फिर भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि इस समय कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र की राशि में। शुक्र जैसा शुभ और सौम्य ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में गोचर कर रहा है, तो भाग्य तो आपके आगे आगे चलेगा। आपके जो भी कार्य अब तक अधूरे थे वो पूरे होंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर देवगुरु या शुक्र शुभ भाव में गोचर करें, बलवान स्थिति में हो, तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देता है। अब यहाँ शुक्र तो भाग्य के भाव में है और देवगुरु छठे भाव में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो दोनों ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में है, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। तो इस गोचर काल में आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सूर्य और गुरु में नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, देवगुरु से आप गिनना शुरू करिए, 1 2 3 4 5।
देवगुरु से 5वें स्थान पर सूर्य हैं। अब आप सूर्य से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य से नवम पर देवगुरु हैं। नवम पंचम योग, दो त्रिकोण का योग, पंचम भाव त्रिकोण का भाव, नवम भाव त्रिकोण का भाव, ये लक्ष्मी योग होता है, धन का योग होता है। और इस योग के बनने पर जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। दूसरी बात, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वह स्वराशि में गोचर करे, या मित्र की राशि में गोचर करे, या फिर उच्च की राशि में गोचर करे। अब यहाँ सूर्य और बुध, पहली बात तो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरी बात अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। कर्क राशि देवगुरु के लिए उच्च की राशि होती है, तो देवगुरु की दृष्टि अपने उच्च की राशि में गोचर करते हुए सूर्य पर पड़ेगी, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्य और बुध। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर के, लाभ भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको आपके परिश्रम, आपके कार्य का पूरा लाभ मिलेगा। 11वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, और 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसे में आपको प्रबल धन लाभ का योग बनता है। 11वें भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टमस्थ मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है, तो गुप्त धन की प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं और गुप्त धन का होता है। लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, या फिर कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते थे, अनएक्सपेक्टेड मनी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा हुआ था, किसी को आपने लोन दिया था, आप भूल चुके थे, या फिर कोई पैतृक संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है। वसीयत या विरासत से संबंधी कोई मुकदमा था, उसमें जीत हो सकती है। ये होता है मंगल के अष्टम भाव का प्रभाव, और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर है। और यहाँ मंगल धन के भाव के स्वामी भी हैं, और धन के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो धन के संचय का भी प्रबल योग बन रहा है। पैसा भी आएगा और पैसा इकट्ठा भी होगा, और वो संचय ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि भूमि भवन के रूप में हो। चूँकि मंगल भूमिपुत्र माने जाते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी, ज़मीन ज़्यादा दिला सकते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और यहाँ पर सूर्य दिग्बली हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से सूर्य को और अधिक बल मिलेगा। देवगुरु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। खास करके बुध चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं, और विदेश भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप विदेशी व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। और अगर विदेशी व्यापार आप कर रहे हैं तो उसमें प्रबल लाभ के योग बनते हैं। शनि चूँकि चतुर्थ भाव में है और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आप छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपकी परिश्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे, मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और बुध के प्रभाव से, चूँकि बुध नवम भाव के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं, विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के भी प्रबल योग हैं। और सूर्य बुध आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हैं, उनके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, उनको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से जो लोग आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सब को भी कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आएंगी और नए नए लाभ आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, वकालत करते हैं, जिनका कोई शिक्षण संस्थान है, या जो धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो शनि आपके परिश्रम करने की क्षमता तो बढ़ा देंगे, आपके जुझारूपन को बढ़ा देंगे, लेकिन शनि के कारण संबंधों में थोड़ा सा रूखापन आएगा। क्योंकि शनि बहुत ड्राई प्लेनेट हैं, रूखे ग्रह हैं, तो संबंधों में मधुरता की कमी लाते हैं। ख़ास करके उन लोगों से जो कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, राजनीति में उच्च पदों पर हैं, ऐसे लोगों से आपके संबंध मधुर नहीं होंगे। और इसकी वजह है कि सूर्य और मंगल के प्रभाव से, सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि सोशल या फैमिली रिलेशंस को डेवलप करने का आपके पास समय नहीं बचेगा। हालांकि शनि आपको भूमि भवन वाहन का लाभ देंगे, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लेंगे, लेकिन रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सा तनाव रहेगा। और चूंकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो भाई बहनों से, चचा ताऊ से थोड़े संबंध, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के खराब हो सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी है मंगल, और यहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु आपकी एम्बिशंस को, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे, और मंगल आपको बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस देंगे, तो आप अपने व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, तो चूंकि यहाँ पर राहु का गोचर है, राहु अचानक से कोई अच्छा रिश्ता लाएंगे और आपका विवाह करा देंगे। बुध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस गोचर में, चूंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो अचानक से आपको विदेश जाने का योग बनता है। और जहाँ तक देवगुरु की बात करें, तो देवगुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ देखिए छठे भाव में 12 लिखा है, 12 का मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु, तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है, भूमि भवन वाहन का सुख देने वाला होता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है, ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है और खर्चों पर रोक लग जाती है जब विपरीत राजयोग बनता है। कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब ये छठे भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है, और विपरीत राजयोग छठे भाव में बने और छठा भाव कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का होता है, तो किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई पुराना कर्ज है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या सुलह समझौते के तहत, या फिर आपका मैटर लोक अदालत में भेजा जा सकता है और वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगी। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से भी आपको प्रबल धन का लाभ होने का योग बनता है। तो इस तरह से सूर्य का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है।
और अधिक बेहतर हो, इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें। तो बात करें सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।